इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां पर जाकर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और यहां पर आई बटन पर भी क्लिक करके आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट। और आगे चलकर साइंटिस्ट ये भी डिस्कवर करते हैं कि ओजोन से हार्मफुल रेडिएशन ब्लॉक आउट हो जाती है। ये गैस एक डार्क ब्लू कलर के लिक्विड में चेंज हो जाती है -112 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर और -193 डिग्री सेल्सियस पर। ये ठोस बन जाती है, मतलब सॉलिड, एक डीप पर्पल कलर का सॉलिड। ये भी पता लगता है कि इस गैस का एक्सपोजर एक्चुअली में टॉक्सिक है इंसानों के लिए। एटमॉस्फेयर में रहकर जरूर ये गैस हमें प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन अगर हमारे पास जमीन पर रहेगी तो हमारे लिए हार्मफुल है ये। बाकी अगर स्मेल की बात करी जाए तो ये स्मेल एक्चुअली में वैसी ही है जब आप किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास जाते हो और स्पार्क के दौरान जो स्मेल आपको आती है, या फिर बिजली बहुत ज़्यादा कड़कती है और मिट्टी की जो सुगंध स्मेल आती है। कुछ लोगों को ये स्मेल काफ़ी स्वीट और फ्रेश लगती है, औरों को ये स्मेल मेटेलिक और ब्लीच जैसी लगती है। साल 1921 में एक ब्रिटिश जियोफिजिस्ट G.M.B. डॉब्सन एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिसके जरिए एटमॉस्फेयर में मेजर किया जा सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है ओजोन की। इस मशीन को नाम दिया जाता है डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये आज के दिन तक स्टैंडर्ड डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम ओजोन को मेजर करते हैं। एटमॉस्फेयर में धरती पर बैठे बैठे इनफैक्ट ओजोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इस डॉब्सन यूनिट्स में ही मेजर किया जाता है, तो इन यूनिट्स का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ओजोन लेयर की नॉर्मल थिकनेस 3 to 5 मिलीमीटर होती है, जो कि 300 से 500 डॉब्सन यूनिट्स होते हैं। डॉब्सन की मशीन बनाने के 8 साल बाद सिडनी चैपमैन ने ओजोन की फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाई और चैपमैन साइकिल को दुनिया के सामने लाकर रखा। अब ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन मौजूद है, हमने आपको बताया वो इंसानों के लिए हार्मफुल है, तो उसे बैड ओजोन कहा जाता है। साइंटिस्ट शॉन बाइन जब ओजोन के साथ काम कर रहे थे तो उन्हें खुद चेस्ट पेन होता था, सांस लेने में मुश्किल होती थी। वो ये भी देखते थे कि ओजोनाइज इन्वॉल्वमेंट में जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो मर जाते थे। आज के दिन बैड ओजोन जो है वो फॉसिल फ्यूल के यूज की वजह से बढ़ रही है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NOx, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब ये कोयले को जलाने से या गाड़ी के एग्जॉस्ट से रिलीज होते हैं। इनकी वजह से ओजोन फॉर्म होती है सरफेस लेवल पर। हीट और यूवी रेस की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और एक ऑक्सीजन के आइटम में स्प्लिट हो जाती है और ये ऑक्सीजन के आइटम फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ओजोन बनाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड के अलावा VOCs भी जिम्मेदार है, जैसे कि बेंजीन गैसोलीन के कंबंशन से जो आते हैं। कई बार ये पेंट्स में इसका एवोपरेशन होता है जो दीवारों पर पेंट लगता है या फिर नेल पॉलिश रिमूवर में होते हैं। जानने वाली बात यह है कि अक्सर वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है कि बैड ओजोन कितनी ज्यादा फॉर्म होगी। गर्मियों के महीने में ज्यादा फॉर्म होती है ये, जब ज्यादा UV रेडिएशन होती है और ज्यादा हीट मौजूद होती है। दूसरी तरफ जब बारिश होती है और हाई इम्यूनिटी होती है तो कम ओजोन की फॉर्मेशन होती है। यही वजह है कि ओजोन को एक एयर पॉल्यूटेड भी कंसीडर किया जाता है। इसी आर्टिकल को देख लीजिए 2023 का। ओजोन एमर्जेस एज लीड एयर पोल्यूटेंट इन दिल्ली। अक्सर हम PM2.5 कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे एयर पोल्यूशन पर ज्यादा फोकस करते हैं और ओजोन को इग्नोर कर देते हैं। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये तो अच्छी चीज़ नहीं हुई कि ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा ओजोन प्रोड्यूस हो रही है और ऊपर एक ओजोन होल है। ये ग्राउंड वाली ओजोन जाकर ऊपर मिक्स हो जाएगी और वो ओजोन होल बंद हो जाएगा, तो फ़ायदा ही हो गया हमारा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। पहली वजह तो ये है कि ये ओजोन ऊपर जाकर मिलती नहीं है, और दूसरी वजह ये है कि जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए हार्मफुल है ज़मीन पर, और फिर भी बहुत लोग कॉन्सेंट्रेशन है कंपेयर टू
जो कॉन्सेंट्रेशन हमारी एटमॉस्फेयर में चाहिए ओजोन लेयर को बनाने के लिए। और जैसा आपने अलग अलग केमिकल रिएक्शन से देखा, ओजोन एक बहुत ही रिएक्टिव गैस भी है, तो हम इसे ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते इतनी आसानी से ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंसानों की वजह से ओजोन इतनी ज़्यादा फॉर्म हो रही है तो ये ओजोन होल की समस्या कैसे आई। बात है 1950s एंड 60s की। एंटार्क्टिका के ऊपर कई सारे रिसर्च स्टेशन मौजूद थे जो स्पेस, अर्थ और वेदर को स्टडी करने के लिए बनाए गए थे। इनमें से कुछ रिसर्च स्टेशन एक्चुअली में ओजोन पर लेयर की मॉनिटरिंग कर रहे थे। स्पेसिफिकली कहा जाए कि अमेरिका का एक स्टेशन था अंटार्कटिका पर 1961 से, जहां पर एक डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ था। अगस्त 1964 में पहली बार सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया ओजोन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए। ये नासा की निम्बस प्रोग्राम की वेदर सैटेलाइट थी। 1970s में नासा को ये चिंता थी कि जो इतने सारे स्पेस क्राफ्ट वो चांद पर भेजने लग रहे हैं, कहीं उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए। उन्हें लगा कहीं इन स्पेस क्राफ्ट की वजह से ओजोन लेयर पर बुरा असर ना पड़े। फॉर्चुनेटली स्पेस क्राफ्ट की वजह से कोई बुरा असर नहीं पड़ा, लेकिन बुरा असर कुछ और छोटी मोटी डेली लाइफ की चीजों से पड़ा। एक ऐसा केमिकल जो आपके हेयर स्प्रे की बोतल में था, शेविंग क्रीम की कैन में था और फ्रिज में सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता था। इस केमिकल की कैटेगरी को हम बुलाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCSS। जून 1974 में कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया गया है 3 साइंटिस्ट के द्वारा, जिसे नोबेल प्राइज मिला। इस साइंटिफिक पेपर में दिखाया गया इन्होंने कि कैसे CFCSS की वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन खत्म हो रही है। इन साइंटिस्ट ने वार्निंग दी कि 40 से 150 सालों का लाइफ स्पेन होता है CFCSS का, और इनमें पोटेंशियल है पूरी तरीके से ओजोन लेयर को खत्म करने की। इन साइंटिस्ट का बहुत मजाक बना इस पेपर के आने के बाद। कुछ लोगों ने इस पर बिल्कुल यकीन नहीं किया, कहा कि ये क्या नॉनसेंस है, ऐसे थोड़ी होता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक CFCS बड़े ही आम केमिकल बन चुके थे। इनका ढेर सारी मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में यूज किया जा रहा था। CFCS का एडवांटेज ये था कि ये धरती पर काफी स्टेबल होते थे, लेकिन प्रॉब्लम्स ये थी कि एटमॉस्फेयर में जाकर जब ये सन की रेडिएशन से टकराते तो ये क्लोरीन रिलीज कर देते हमारी एटमॉस्फेयर में, और क्लोरीन गैस के रिलीज करने के बाद एक बड़ा ही खतरनाक रिएक्शन होता। इस केमिकल रिएक्शन को देखिए, ये क्लोरीन गैस जाके ओजोन के मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करती और बनता ऑक्सीजन और क्लोराइन मोनोऑक्साइड। और जैसे हमने चैपमैन साइकिल में बताया था, साइकिल रिएक्शन ऑलरेडी हो जा रहा था, तो ऑक्सीजन की इंडिविजुअल आइटम्स प्रेजेंट थे एटमॉस्फेयर में वहाँ पर, और ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड जाकर ऑक्सीजन के इस आइटम से रिएक्ट करता और देता ऑक्सीजन और दोबारा से क्लोरीन। इन दो रिएक्शन के मायने समझ रहे हो दोस्तों। क्लोरीन ओजोन से रिएक्ट करता है और दूसरे रिएक्शन के बाद आउटपुट में दोबारा से क्लोरीन निकलता है और ऑक्सीजन निकलती है। यानी वो जो क्लोरीन दोबारा से निकल रहा है वो फिर से ओजोन से रिएक्ट कर सकता है, जिससे फिर से ओजोन खत्म हो जाएगी और क्लोरीन प्रोड्यूस होगा। ये एक बड़ा ही खतरनाक लूप बन गया है। एक क्लोरीन का आइटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को खत्म कर सकता है। आगे कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए साइंटिफिक पेपर की सच्चाई पता लगाने के लिए, तो पता चला कि ये बात तो सच है। इन CFCSS में मौजूद एक क्लोरीन का आइटम इतना खतरनाक इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी ओजोन लेयर पर। लेकिन साइंटिस्ट ने फिर भी एस्टिमेट किया कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो CFCSS की वजह से 2 से 4% ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी बाय द ईयर 2099। ये साइंटिस्ट की थियोरेटिकल प्रेडिक्शन थी, तो लोगों ने ज्यादा चिंता करी नहीं। एक्चुअली में फिर आते हैं हम दोस्तों जोसेफ फारमैन की कहानी पर, जो हमने वीडियो के शुरू में बताई थी। अंटार्कटिका के एक रिसर्च स्टेशन में मौजूद जोसेफ फारमैन हर साल जाकर एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन की मात्रा चेक करते थे, मेजर करते थे। अचानक से 1982 में उनकी रीडिंग ने दिखाया कि 1/3 ओजोन लेयर खत्म हो चुकी है अंटार्कटिका के ऊपर। ये रीडिंग इसलिए अनबिलीवेबल थी क्योंकि साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया था कि सिर्फ 2 से 3% ओजोन लेयर ही खत्म होगी। इसलिए इन्हें लगा था कि इनकी मशीन खराब हो गई होगी, तो अगले साल ये नई मशीन लेकर आए। उसने फिर से यही रीडिंग दिखाई। फिर उन्हें लगा कि इस लोकेशन में कोई दिक्कत होगी,
मिली तो वो दूसरी लोकेशन पर गए, फिर से यही चीज़ पता लगी और जब इन्होंने आगे जाकर नासा को बताया, नासा के साइंटिस्ट ने मेजर किया तो ये खतरनाक इमेज हमारे सामने आई जिसमें हमें दिखा कि एक एक साल में ओजोन होल इतनी तेज़ी से बड़ा होता जा रहा है। जो सारी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शनल साइंटिस्ट ने करी थी वो बहुत ही बड़े तरीके से गलत थी। एक्चुअली में सिचुएशन बहुत खतरनाक थी। अगस्त 1985 में ये पहला नक्शा दिखाया जाता है दुनिया को ओजोन होल का कि ओजोन होल एंटार्क्टिका के ऊपर दिख कैसा रहा था। इस नक्शे पर नीचे मेजरमेंट डॉप्सन यूनिट्स में लिखी गई है। जैसे हमने बताया 300 से 500 यूनिट्स नॉर्मल मेजरमेंट थी ओजोन लेयर की थिकनेस की, लेकिन ओजोन होल के बीचों बीच आप देख सकते हो कि ये मेजरमेंट 200 डॉप्सन यूनिट से भी नीचे गिर चुकी थी। कुछ जगहों पर ऑलमोस्ट 150 डॉप्सन यूनिट्स टच कर रही थी। Every October, a hole appears in the ozone layer over the South Pole. And what worries scientists most is They're still not exactly sure what causes the hole. अब जब आपने इसका पूरे पीछे का साइंटिफिक बैकग्राउंड समझ लिया है, आप जान सकते हो ये ओजोन होल एक्चुअली में कोई होल नहीं है वहाँ पे, बल्कि एक मेटाफोरिकल तरीका है बताने का कि ओजोन लेयर बहुत ज्यादा थिन हो गई है, पतली हो गई है उस जगह पर। जिस चीज को हम ओजोन होल कहते हैं वो एक्चुअली में ओजोन लेयर है जिसकी थिकनेस 1/3 कम हो गई है। 1977 में इसकी रीडिंग में मेजर किया गया था 250 डॉप्सन यूनिट। 1984 की रीडिंग में 160 डॉप्सन यूनिट तक रीडिंग आ रही थी। जाहिर सी बात थी तुरंत एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन एक सवाल अभी भी साइंटिस्ट के मन में था कि ये अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों फॉर्म हो रहा है ओजोन होल। इसके पीछे कई वजह बताई गई हैं। पहला तो ये है कि जो हवा ऊपर की तरफ जाती है वो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ कन्वर्जेस कर जाती है, तो ओजोन लेयर का खत्म होना ना सिर्फ अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया बल्कि आर्कटिक के ऊपर भी देखा गया। लेकिन अंटार्कटिका में ये चीज और ज्यादा देखने को मिल रही थी। इसके पीछे वजह बताई गई पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ये एक तरीके के बादल हैं जो अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिलते हैं। इन क्लाउड्स की ड्रॉपलेट्स में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है और क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे केमिकल जो हैं वो एक्चुअली में इन ड्रॉपलेट्स की सरफेस पर रिएक्ट करते हैं ओजोन को तोड़ने के लिए। ये बादल सिर्फ -78 डिग्री सेल्सियस के तापमान में फॉर्म होते हैं, जिनकी वजह से ये रिएक्शन आगे बढ़ता है और इतनी ठंड वाली कंडीशन जो है ये आर्कटिक के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं होती, मोस्टली अंटार्कटिका के ऊपर ही होती है। इसलिए ये ओजोन लेयर की थिनिंग यहाँ सबसे ज़्यादा देखी गई। आमतौर पर हमारी एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रेटोस्फीयर वाला पार्ट है वहाँ पर हवा इतनी ठंडी नहीं होती। स्टार्टिंग पॉइंट पर एवरेज टेम्परेचर -51 डिग्री सेल्सियस होता है और टॉप पर एवरेज टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके बाद टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब और हाइट बढ़ती है। तो यही वजह है कि अंटार्कटिका के सबसे ज़्यादा वैल्यूनेरेबल था इस थ्रेड को लेकर। लेकिन इस पूरी कहानी में अच्छी खबर ये है कि पॉलिटिशियन की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाता है। 1985 की इस फाइंडिंग के बाद अगले साल 1986 में ही यूनाइटेड नेशन की तरफ से नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। एक ट्रीटी को बनाने का काम शुरू किया जाता है दुनिया भर में CFCSS को बैन करने के लिए। 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया जाता है जो फोर्स में आता है साल 1989 में। कमाल की बात ये थी कि दुनिया के इतिहास में ये पहली यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी बन जाती है जिसे दुनिया का हर देश साइन करता है। सारी 198 मेंबर कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट की इस ट्रीटी को रेटिफाई करती हैं। इसके चलते CFCSS को रिप्लेस किया जाता है HFSCs के द्वारा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, जिनका एक बुरा असर नहीं पड़ता ओजोन लेयर पर। साल 1990 में ही एक्शन लेना शुरू कर दिया जाता है देशों के द्वारा। CFSCs का यूज कम होने लगता है। फिर भी साल 2000 में सबसे बड़ा ओजोन होल देखने को मिलता है जो ऑलमोस्ट 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। ये इसलिए क्योंकि एक्शन लेने में और उसका इम्पैक्ट दिखने में
थोड़ा डिले होता है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके बाद दिखने शुरू हो जाते हैं। CFC कंजप्शन 100,000 मैट्रिक टन थी 1980 में दुनिया भर में। 2014 में ये नीचे गिरकर सिर्फ 156 मैट्रिक टन पर बच जाती है। 99% CFSC दुनिया के सारे देश मिलकर एलिमिनेट कर देते हैं। ये इंसानियत के इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। 5 से 10 सालों के अंदर अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाइड किया गया और दुनिया भर के सारे देशों ने उसके सॉल्यूशन पर एक्शन लेना शुरू किया और आज इसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। ओजोन होल छोटा होता जा रहा है। जनवरी 2023 में रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 40 सालों में चीजें वापस नॉर्मल हो जाएंगी और ओजोन होल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि साल 2040 तक ओजोन लेयर 1980 के लेवल पर वापस आ जाएगी। साल 2045 तक आर्कटिक के ऊपर से जो ओजोन होल है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, यानी हमारी ओजोन लेयर फुल्ली रिकवर कर जाएगी और अंटार्कटिका के ऊपर से भी हमारी ओजोन लेयर फुल्ली रिकवर कर जाएगी। साल 2066 में 2 साल पहले एक और स्टडी करी गई थी जिसमें पता लगाया CFSC के बैन किए जाने से हमने भारी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को भी कंट्रोल में किया है। अगर CFSC को अभी तक यूज़ किया जाता तो जो दुनिया भर में तापमान है वो रेडिएशनल 2.5 डिग्री सेल्सियस से और बढ़ जाते 1999 तक। साल 2016 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFSs को भी लिस्ट ऑफ कंट्रोल सबस्टेंसेस के लिस्ट में डाला गया। अगले 30 सालों में HFSs को भी फेज आउट करने की कोशिश करी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि HFSs ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिव है हीट ट्रैप करने में। तो इवन HFSs का कोई बुरा असर ओजोन होल पर नहीं पड़ता, लेकिन इनका बुरा असर क्लाइमेट चेंज में देखने को मिलता है। इस पूरी कहानी से एक बड़ा इम्पोर्टेंट लाइसेंस सीखने को मिलता है। अगर दुनिया भर की सरकारों और दुनिया भर के लोग यूनाइटेडली फाइट करें दुनिया की प्रॉब्लम लेकर तो बहुत जल्द उनका सलूशन निकाला जा सकता है। अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो दुनिया फेस कर रही है आज के दिन वो है क्लाइमेट चेंज की, और एक बार फिर से सभी लोगों को और सभी सरकारों को यूनाइटेडली एक्शन लेने की जरूरत है इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए भी। आपकी क्या राय है यहाँ पर नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ क्लिक करके क्लाउड सीडिंग वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने समझाया है आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर, और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हम मोटिवेट रहें। तब तक के लिए टेक केयर।